बेटा आज की क्लास में विल डिस्कस ट्रांजिस्टर्स। तो जो नया जो सिलेबस आया है, जो रिवाइज सिलेबस है, उसमें ट्रांजिस्टर और जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, माने कि जो लॉजिक गेट्स वाला पार्ट है, दैट इज़ नॉट इन द सिलेबस। बट जो कंपटीशन जो है मेंस का, आईआईटी मेंस का, चाहे वो फिर नीट का हो, दोनों के अंदर ही एक क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा जाना है। तो वो जो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इसमें बतानी, वो सब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ट्रांजिस्टर्स। तो बेटा ट्रांजिस्टर, जैसे कि हमने डायोड की बात की थी, तो डायोड में क्या था कि दो टर्मिनल था, माने कि दो जगह से क्या किया जा सकता था, इनपुट दिया जा सकता था। जैसे आपने बाइसिंग की थी, है ना, एक उसका इस तरीके से याद करो ऐसे, तो एक टर्मिनल ये था और एक टर्मिनल ये, तो दो टर्मिनल थे कुल मिलाकर के। अब यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर की बात करते हैं बेटा, वो ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल डिवाइस है। पहली बात तो ये ऐसे, थ्री टर्मिनल डिवाइस, ये P, ये N, ये P। ठीक है, दो टाइप के ट्रांजिस्टर पॉसिबल हो सकते हैं। एक बेसिकली ट्रांजिस्टर है क्या चीज़ कि किसी भी एक टाइप को या तो N टाइप को P टाइप के बीच में सैंडविच कर देंगे, या फिर P टाइप को N टाइप के बीच में सैंडविच कर देंगे। उसके बेसिस पे आपके पास दो ट्रांजिस्टर हैं। पहली बात तो ये तो PNP ट्रांजिस्टर हो गया भाई। और NPN ट्रांजिस्टर की बात करें, ये N, ये P, ये N, ये देखो, तो दो टाइप का ट्रांजिस्टर बेटा, ये PNP ट्रांजिस्टर आपका और ये NPN ट्रांजिस्टर। तो बेसिकली दो तरह के ट्रांजिस्टर पॉसिबल हैं। हम जो इस ट्रांजिस्टर को यूज़ करेंगे ना, जो हमारे सिलेबस के अंदर है ट्रांजिस्टर, या आपने ट्रांजिस्टर पहले भी सुना होगा ना कि जो पुराने समय के जो लोग हैं ना, वो जो है रेडियो को अभी भी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। कारण क्या है कि वो जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का काम, जो मेन काम है, वो है सिग्नल को एम्पलीफाई करना, माने कि एम्पलीफिकेशन का उसका काम है। जरा आप सोचो कि कहीं से किसी भी कोई भी सिग्नल भेजा गया, मान लो आप जो टीवी देख रहे हो वही, तो लेकिन जहाँ से वो सिग्नल भेजा गया और जब आप रिसीव कर रहे हो उसको, तो उस टाइम में तो बहुत डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा क्या है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगी उसके अंदर, बहुत ज़्यादा क्या आ जाएंगे, अनवांटेड सिग्नल्स आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी आप उसको पूरी तरह से बढ़िया फॉर्म में सुन पा रहे हैं। सो दैट इज़ ड्यू टू ट्रांजिस्टर, है ना, वो उसको एम्पलीफाई करता है, सिग्नल को स्ट्रेंथन करता है। कैसे करेगा वो देखेंगे ज़रा। तो भाई ये जो ट्रांजिस्टर है, दो तरह का ट्रांजिस्टर पॉसिबल है, एक PNP ट्रांजिस्टर और एक NPN ट्रांजिस्टर। माने कि या तो P टाइप को जब मैं N टाइप में सैंडविच कर दूंगा तो दैट बिकम्स NPN ट्रांजिस्टर, और अगर मैं N टाइप को P टाइप में सैंडविच कर दूंगा तो दैट बिकम्स PNP ट्रांजिस्टर। दो तरह के ट्रांजिस्टर आपके पास पॉसिबल है। अच्छा भाई, अब इसके तीन टर्मिनल्स हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये वाला जो एक होगा एमीटर जंक्शन, और यू कैन से एमीटर एरिया रीजन, दिस इज कॉल्ड बेस रीजन एंड दिस इज नॉन एज कलेक्टर रीजन। इसी तरह से बेटा यहाँ पे भी एमीटर रहेगा, बेस रहेगा और कलेक्टर रहेगा। तीन रीजन आपके पास होंगे इस ट्रांजिस्टर के अंदर, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। अब इनका क्या क्या खेल है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बता रहा हूँ आपको बेटा। एमीटर, इसमें पूछा क्या जा सकता है कि भैया एमीटर का जो साइज है, एरिया साइज, वो कितना रहेगा, इसकी जो डॉपिंग लेवल है वो क्या रहेगा, ये सब चीज़ें पूछते हैं। तो भाई एमीटर जो है ना, जैसा कि नाम से दिख रहा है कि एमीटर माने कि एमिट करना, इसका काम होगा कि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सर्किट के अंदर एमिट करेगा, है ना। इसका काम क्या है, टू एमिट majority charge carriers,
कैरियर्स, ये इसका काम है बेटा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एमिट करना। अब जरा सोचो कि अगर उसका काम ही क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एमिट करना, तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास लार्ज अमाउंट में चार्ज कैरियर्स होने चाहिए। और चार्ज कैरियर होने का मतलब क्या हो गया कि उसका जो डॉपिंग लेवल है वो बहुत हाई होना चाहिए। तो अगली बात, द डॉपिंग लेवल of emitter is very high, जो डॉपिंग लेवल है यानी कि जो डॉपिंग कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा रहेगी बेटा, क्योंकि उसका मेन काम क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एमिट करना, उसके लिए उसके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का होना ज़रूरी है। अगली बात कि इसका एरिया, ये रीजन कितना होना चाहिए, तो इट्स मॉडरेट इन साइज, इट इज़ मॉडरेट इन साइज। कभी दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि सर अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कर रहे हैं तो एरिया बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा चार्ज आने चाहिए। एक्चुअल में डॉपिंग कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है ना, जितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं पर यूनिट एरिया, तो मुझे वो हाई चाहिए। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स तो ज़्यादा होंगे बट एरिया भी मुझे फिर बहुत बिल्कुल कम रखेंगे तो फिर कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगी, बट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कम रहेगा। मुझे दोनों चीज़ हाई चाहिए, मुझे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स भी ज़्यादा चाहिए और चार्ज पर यूनिट एरिया भी ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए हमने ऐसा किया। तो एमिटर के बारे में यही कोई 3 चीज़ें आपसे पूछ सकता है। एमिटर का काम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एमिट करना, उसका एरिया मॉडरेट एरिया, और उसका जो डॉपिंग लेवल है, डॉपिंग लेवल इज़ वेरी हाई। ठीक है, दूसरा काम, दूसरी बात करते हैं बेटा बेस की। बेस बिल्कुल नाम के उल्टा है ना, हम कहते हैं कि भैया बेस स्ट्रांग होना चाहिए, बट यहाँ बेस बड़ा वीक रहेगा, है ना। कहते हैं ना कि भाई अगर अच्छी सिलेक्शन करना है तो बेस स्ट्रांग रहना चाहिए, यहाँ बेस बड़ा वीक है। बेस वीक होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो ये वाला जो रीज़न है ना बेटा, पहली बात तो इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, पहली बात, मतलब इन टर्म्स ऑफ एरिया बहुत छोटा सा ये रीज़न रहता है। डॉपिंग लेवल, इट्स डॉपिंग लेवल इज वेरी लो, बहुत ज़्यादा लो। बेसिकली ऐसा क्यों होगा वो अभी इसके वर्किंग में समझाएंगे। एक तरह से हम क्या नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल बैरियर बहुत ज़्यादा डेवलप हो। इसमें सवाल ये पूछ लिया जाता है कि बेस जो है उसका आप डॉपिंग लेवल इतना लो क्यों रखते हैं। तो अगर इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें ना, तो आप देखो कि यहाँ पे 2 जंक्शन बने हुए बेटा, ये बात भी ध्यान से सुनो। एक तो पीएन जंक्शन बन गया यहाँ पे, और एक ये एनपी जंक्शन बन गया। किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर 2 जंक्शन होंगे और 3 टर्मिनल होंगे। 3 टर्मिनल तो एमिटर, बेस और कलेक्टर हो गए, और ये 2 आपके क्या हो गए, 2 जंक्शन हो गए, है ना। जैसे कि एक नॉर्मल डायोड के अंदर जंक्शन बनता था, वैसे यहाँ पे दो जंक्शन बन रहे हैं। इसकी वर्किंग भी वैसे ही समझेंगे कि एक डायोड ये और एक डायोड ये, अभी जब वर्किंग करेंगे जब बात करेंगे, बट बहुत क्लियर सा हो गया हमें कि 2 जंक्शन हैं और 3 टर्मिनल हैं, ये बात होगी। तो भाई अगर सोचो कि इसका डॉपिंग लेवल हाई कर दिया तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन डेवलप हो जाएगा। अब उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा, तो वो हम चाहते नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो बेस रीजन है उसका डॉपिंग लेवल बड़ा लाइट रखते हैं, बहुत बहुत कम रखते हैं, और जो उसका साइज है वो भी बहुत छोटा रखते हैं। तीसरी जो बात है वो है किसकी बेटा, कलेक्टर की। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कलेक्टर माने कि वो रीजन जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, उसको कलेक्टर कहेंगे। तो इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है, टू कलेक्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना इसका काम है। तो भाई अगर इसको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कलेक्ट करने हैं तो इट्स साइज इज वेरी लार्ज, इट्स साइज इज लार्ज। कलेक्टर का साइज बड़ा रहेगा, सबसे बड़ा इन तीनों में। और भाई डॉपिंग लेवल इज मॉडरेट,
डोपिंग लेवल इज मॉडरेट, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, एवरेज सा मॉडरेट सा उसका ये रहने वाला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 3 रीज़न आपके हैं, एक एमिटर रीजन हो गया, एक आपका बेस रीजन हो गया और एक आपका कलेक्टर रीजन हो गया। ठीक है बेटा, तो कुल मिलाकर के ट्रांजिस्टर में क्या क्या बात समझ में आ गया कि सर एक ट्रांजिस्टर के अंदर 2 जंक्शंस होंगे और एक आपका 3 क्या होंगे, 3 टर्मिनल्स होंगे। ये बेसिक सी कहानी होगी किसके बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में। अब क्योंकि 2 तरह की पॉसिबिलिटी हैं, एक पीएनपी की और एक एनपीएन की, है ना, 2 टाइप के। तो इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल भी मुझे चाहिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल भी मुझे चाहिएगा, तो वो सिंबल देखो किस तरीके से बनाएंगे। देखो, चाहे आप एनपीएन का सिंबल बनाओ चाहे आप पीएनपी का सिंबल बनाओ, एक हल्का सा बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। मान लो ये एनपीएन बना रहे हैं ना, एनपीएन। अभी हल्का सा एक चीज और करना है, वो बताऊंगा क्या करना है। पीएनपी है तो बेटा पी एन और पी, ये हो गया। अब सिंबल की बात करो, देखो सिंबल की बात देखो, ये वाला जो रीजन है ध्यान से देखना बेटा, ये जो रीजन जो बना रहा हूं बेटा, दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स बेस। ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये बेस को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला रीजन है ना, जो ये वाला जो पार्ट है, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स बेस। और बाकी का जो बचा हुआ है वो क्या होगा, या तो एक एमिटर होगा और एक कलेक्टर होगा। वो समझ में आ जाएगा कौन सा है, वो डॉपिंग लेवल से पता लगेगा। चलो तो बेटा ये आपका हो गया है बेस। चलो मैं इसको एमिटर मान लेता हूँ और इसको कलेक्टर मान लेता हूँ। यहाँ भी ये बेस, ये एमिटर और ये कलेक्टर। अब एक एरो का साइन आना है, जैसा कि पीएन जंक्शन डायोड में आया था, और वे एरो का साइन बेटा हमेशा बेस और एमिटर के बीच में आएगा। नोट कर लो ये बात, एक साइन आना है एरो का, जो कि किसके बीच में आएगा हमेशा, वो इलेक्ट्रिकल सिंबल के लिए बात कर रहे हैं, वो आएगा बेटा किस किस के बीच में, एमिटर और बेस के बीच में। अब दोनों में देखो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वही पॉजिटिव से नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। जो कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट है, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये लो जी एरो। इस वाले केस में ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। इस वाले एरिया में तो आना ही नहीं है ना, हमेशा कौन से रीजन में रहना है, एमिटर बेस रीजन के अंदर वो एक एरो लगाना है, और वो जो एरो लगेगा वो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट को फ्लो करेगा बेटा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा। ये 2 आपके सिंबल हो गए, एक पीएनपी का और एक एनपीएन का। अब बात करें कि भैया पीएनपी और एनपीएन के अंदर हम जो यूज़ किसको करते हैं, प्रेफर्ड किसको ज़्यादा करते हैं, एनपीएन इज़ प्रेफर्ड मोर। कारण क्या है कि एनपीएन के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन है, वो इलेक्ट्रॉन्स है, और आपको सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स से ज़्यादा है। तो भाई अब इसकी वर्किंग समझें, उसके पहले इसका बेसिक सा एक देखो, मैं एनपीएन को लेके आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूं बेटा। सेम बिल्कुल उसी लॉजिक से हम पीएनपी को भी क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ये एनपीएन, ये आपका एमिटर, ये आपका बेस और ये कलेक्टर। अब यहां पे देखो बेटा क्या हो सकता है, बिना बाइसिंग के तो काम चलेगा नहीं, है ना, बिना बाइसिंग के काम नहीं चलने वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। और भाई बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि हम बैटरी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं।
तो कुल मिलाकर के 2 टर्मिनल हैं आपके पास बेटा। कितने टर्मिनल हैं? 2 टर्मिनल हैं, माने कि आप यहाँ पर भी बैटरी लगाएंगे और यहाँ पर भी बैटरी लगाएंगे, दोनों के बीच में बैटरी लगाएंगे। अब यहाँ पे जब आप बैटरी लगाओगे तो डिपेंड्स, है ना, यहाँ पे देखो बेटा कि यहाँ पे आप अभी के लिए इसको भूल जाओ अगर, तो यहाँ पे आपके पास पी एन डायोड बन गया है। तो पी एन डायोड इस वाले के लिए 2 पॉसिबिलिटी हैं कि आप कैसे बैटरी कनेक्ट करो। आप इसको फॉरवर्ड बायस भी कर सकते हो, आप इसको रिवर्स बायस भी कर सकते हो। इसी तरीके से आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हो और इसको भी रिवर्स कर सकते हो। तो ऐसे करके 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। क्या बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशन, और उन 4 कॉम्बिनेशन को 4 डिफरेंट मोड कहा जाएगा जिसमें ट्रांजिस्टर काम करेगा, है ना। बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर का मतलब क्या हो गया? कनेक्टिंग विद बैटरी, बैटरी से कनेक्ट करना। और भाई बैटरी से कनेक्ट करने के ये 4 वेज, 4 वेज हैं, 4 तरीके हैं। उन 4 तरीकों के बेसिस पे आपके पास ये 4 मोड्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के 4 मोड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, कि भाई देखो आप क्या क्या कर सकते हो, 4 पॉसिबिलिटी बनाते हैं और उसको क्या क्या कहा जाएगा उसकी भी बात करते हैं। देखो इसके लिए मैं ऐसा करता हूं कि इसको तो बेटा इनपुट टर्मिनल बोलता हूं, है ना। जो एमीटर वाला जो पार्ट है उसको मैं इनपुट टर्मिनल बोल रहा हूं, और जो कलेक्टर वाला जो पार्ट है बेटा उसको हम बोल देते हैं क्या? आउटपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल, और भाई ये आपका मोड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मोड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखो क्या पॉसिबिलिटी है जरा समझें। इसको फॉरवर्ड कर दूं, उसको रिवर्स कर दूं, इसको रिवर्स कर दूं, उसको फॉरवर्ड कर दूं, इसको भी फॉरवर्ड, इसको भी फॉरवर्ड, इसको भी रिवर्स, इसको भी रिवर्स। 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला जो मोड है बेटा आपका कि इनपुट टर्मिनल को आपने बेटा क्या किया? फॉरवर्ड बायस कर दिया, और जो आउटपुट टर्मिनल है उसको आपने बेटा क्या कर दिया? उसको आपने रिवर्स बायस्ड कर दिया। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये याद रख लो, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली है। अगर इनपुट टर्मिनल फॉरवर्ड बायस्ड और आउटपुट टर्मिनल रिवर्स बायस्ड अगर है तो बेटा कहा जाएगा कि ये जो है, इसको है ना मॉड की वजह रीज़न बोलो, वो ज़्यादा यूज़ होगा ये वर्ड रीज़न। मॉड थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसको रीज़न बोलेंगे कि 4 रीज़न में काम करता है। इसको बोलते हैं बेटा कि दिस इज़ इन द एक्टिव रीजन। अगर आपका इनपुट टर्मिनल फॉरवर्ड बायस्ड और आउटपुट टर्मिनल जो है वो आपका रिवर्स बायस्ड अगर होगा बेटा, तो इसको कहा जाएगा कि जो ट्रांजिस्टर है वो अपने एक्टिव रीजन के अंदर है। और बेटा जो एम्प्लीफिकेशन का काम जो ट्रांजिस्टर करता है वो अपने एक्टिव मोड के अंदर करता है। नोट कर लो ये बात, लिखो जरा, एक नोट लिख लो बेटा। ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर इन इट्स एक्टिव रीजन। वो अपने एक्टिव रीजन में ही एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। माने इनपुट टर्मिनल फॉरवर्ड बायस्ड और आउटपुट टर्मिनल रिवर्स बायस्ड जब होगा तो ये आपका एक्टिव रीजन हो गया बेटा। दूसरा बेटा इसका उल्टा, कि इनपुट टर्मिनल को तो रिवर्स बायस्ड कर दिया मैंने और जो आपका आउटपुट टर्मिनल है उसको फॉरवर्ड बायस्ड कर दिया।
ये जो है एक्टिव का क्योंकि बिल्कुल उल्टा है बेटा, इसको क्या कहा जाएगा, दिस इज नॉन एज इन्वर्ट रीजन, उल्टा, बिल्कुल एक्टिव का उल्टा। तीसरा इनपुट टर्मिनल आपका फॉरवर्ड बायस्ड है, आउटपुट टर्मिनल जो है वो भी फॉरवर्ड बायस्ड है। तो बेटा इसको कहा जाएगा सैचुरेशन रीजन, दिस इज नॉन एज सैचुरेशन रीजन, ये सैचुरेशन रीजन हो गया। और भाई फोर्थ आपका जो है वो क्या है कि इनपुट भी आपका रिवर्स बायस्ड है और आउटपुट भी आपका रिवर्स बायस्ड है। ये अगर कंडीशन बनती है बेटा तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। तो इस तरीके से आपके पास एक ट्रांजिस्टर के 4 रीजन बन के सामने आए हैं। एक है बेटा पहला आपका एक्टिव, जिसमें इनपुट फॉरवर्ड और आउटपुट आपका रिवर्स रहेगा। दूसरा है आपका कौन सा बेटा, दूसरा है आपका इन्वर्ट रीजन, जिसमें इनपुट आपका क्या रहेगा, रिवर्स, और आउटपुट आपका फॉरवर्ड, माने कि जो ये एक्टिव था बिल्कुल इसका उल्टा। तीसरा जो है कि दोनों फॉरवर्ड है तो दैट इज सैचुरेशन रीजन, और दोनों रिवर्स हैं तो दैट इज कट ऑफ रीजन। ये आपके 4 क्या हैं बेटा, 4 डिफरेंट रीजन्स हैं। हमें जो वर्किंग पढ़नी है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव रीजन की पढ़नी, हमारे सिलेबस में यही है, ठीक है। ये बात हो गया एक। तो अब इसके अलावा इसके बेटा अब बात कर लेते हैं कि 4 मोड्स और हैं। आप कहोगे सर 4 मोड का क्या मतलब हो गया। भाई जब आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो इनपुट कहाँ से लेना है और आउटपुट कहाँ से लेना है, इसके बेसिस पर 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन है। 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। 3 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं जरा। पहली जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा लेटेस्ट से दैट इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और बेटा इस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को हम CB कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। CB कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब क्या है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, इसका मतलब बेटा ये है कॉमन बेस माने उल्टा पढ़ो, बेस कॉमन, बेस इज कॉमन, बेस इज कॉमन टू इनपुट एज वेल एज आउटपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल दोनों में कॉमन कौन रहेगा, दोनों में बेस कॉमन रहेगा। भाई बेस कॉमन रहेगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाओगे आप, ध्यान से देखो बेटा। बेस कॉमन रखना है, ध्यान से सुनो सभी लोग, बेस कॉमन रखना है तो भाई बेस को कॉमन ऐसे करेंगे ये लोग। ये इधर एमीटर मान लेता हूँ और मैं लेटेस्ट से कि 1 सेकंड देखो बेटा। मान लो आप PNP बना रहे हो, ये आपका एमीटर है ना, ये वाला एमीटर, ये आपका बेस और ये कलेक्टर। तो भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो का निशान तो ये आ गया। आप देखो बेस इनपुट वाले पार्ट में भी कॉमन आ रहा है और आउटपुट वाले पार्ट में भी कॉमन है, इसलिए इसको क्या कहा गया, इसको कॉमन बेस कहा गया। यहाँ पे देखो आप कि ये बेस जो है वो यहाँ पे कॉमन है दोनों में, ये इनपुट है आपका और ये आउटपुट है आपका। तो इनपुट और आउटपुट दोनों में बेस कॉमन है, इसलिए इसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कह दिया गया।
ठीक है। अब यानी कि जो बैटरी लगेगी ना बेटा, वो बैटरी यहाँ पे और यहाँ पे लगनी है। उसके बेसिस पे फिर ये 4 हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, इनके 4 रीजन। अभी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ट्रांजिस्टर में दोनों ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन और कौन सा मॉड हमें जो पढ़ना है, जो हम एम्पलीफायर में यूज़ करेंगे, CE कॉन्फ़िगरेशन, एक्टिव रीजन। नोट कर लो सभी लोग, एम्पलीफिकेशन में CE मॉड और CE कॉन्फ़िगरेशन और रीजन कौन सा आपका, वो एक्टिव रीजन। ये 2 का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। CE अभी बताऊंगा, कॉमन एमिटर रहना चाहिए आपका कॉन्फ़िगरेशन, और आपका जो रीजन रहना चाहिए वो रीजन रहना चाहिए एक्टिव रीजन, ठीक है। अब इसका जो बाकी की जो और 2 कॉन्फ़िगरेशन है वो और देख लो बेटा। सेकेंड इज कॉमन एमिटर, CE कॉन्फ़िगरेशन बेटा। यानी कि एमिटर को कॉमन करना है। किसको कॉमन करना है? एमिटर को कॉमन करना है। तो देखो भाई, एमिटर को कॉमन करना है तो सिंबल कैसे बनाऊं? बेस को यहां बना लो, ये लो, मान लो अपन PNP बना रहे हैं बेटा, और कॉमन एमिटर, तो एमिटर इस बार ये रख दिया, बेस ये रख दिया, कलेक्टर ये रख दिया। एरो और लगा दो जरा, पॉजिटिव से नेगेटिव एमिटर और बेस के बीच में, यानी यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव माने ये लो। ये आपका CE कॉन्फ़िगरेशन बन गया। एमिटर जो है आपका बेटा, देखो एमिटर दोनों में कॉमन है, आउटपुट में भी और इनपुट में भी, दोनों में कॉमन है आपका। ये आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बेटा, इधर इनपुट इधर आउटपुट। चलो, थर्ड वन इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर CC कॉन्फ़िगरेशन। कलेक्टर कॉमन रखना है इस बार। ये देखो PNP, कलेक्टर कॉमन है, यानी कि इस बार कलेक्टर ये है, ये बेस है और ये एमिटर है। तो यानी कि इस बार एरो यहाँ से आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये एरो लगा दिया। ये आपका इनपुट हो गया और ये आपका आउटपुट। और ये देखो आपने बेटा कलेक्टर को क्या कर दिया, इस बार कलेक्टर को कॉमन कर दिया है दोनों के अंदर। तो इस बेसिस के ऊपर कि आपने किसको कॉमन किया है, कलेक्टर को, एमिटर को कि बेस को, इसके बेसिस पर हमारे पास 3 कॉन्फ़िगरेशंस हैं। कौन कौन सा? कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर, CB, CC और CE। ये 3 कॉन्फ़िगरेशन अपने पास आ गई हैं। और जो हमें जो काम में लेना है एम्पलीफायर की तरह, वो बेटा आपको कौन सा लेना है? कॉमन एमिटर एक्टिव रीजन, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लेना है, ठीक है। अब बेटा इसकी वर्किंग समझते हैं कि एक ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है बेसिकली, है ना, वो चीज़ देखते हैं ज़रा इसमें। देखो इसकी वर्किंग बेटा बिल्कुल वैसे ही है। अगर आपको रिवर्स और फॉरवर्ड बायस समझ में आ गया डायोड, तो बहुत आसानी से इसकी वर्किंग समझ में आ जाएगी। किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको, ना। देखो, वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर। NPN से वर्किंग समझ रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको बाहर की तरफ लिख देते हैं। ये N, ये P, N,
देखो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक्टिव रीजन में ऑपरेट करवा के फिर समझाता हूँ आपको। माने मैं इसको रखता हूँ बेटा फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड अगर रखना है तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ये लो, इसको रखना चाहता हूँ रिवर्स बायस्ड। ये बेटा आपका यहाँ पे देखना ध्यान से, ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। इसको बोला जाएगा दिस इज VCC सप्लाई। और मैं बिल्कुल सेम वही टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, वही सिंबल्स यूज़ कर रहा हूँ जो कि NCERT के अंदर हैं, कोई उसमें चेंज नहीं कर रहे हैं। और इसको बेटा बोल देते हैं दिस इज योर VCE। ये VCE वोल्टेज है आपकी, ठीक है। तो भाई ये हमने इसको क्या कर दिया बेटा, इसको फॉरवर्ड बायस्ड कर दिया, इसको रिवर्स बायस्ड कर दिया। यानी कि हमने क्या किया, हमने एक्टिव रीजन में ले आए। एक्टिव रीजन में इसकी वर्किंग समझते हैं। देखो N रीजन है तो बेटा यहाँ पे आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो कौन मिलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट ये वाला जो रीजन है इसमें आपके पास होल्स होंगे और बहुत कम मात्रा के अंदर होंगे, क्योंकि जो डोपिंग लेवल है वो बहुत कम है। अब देखो बेटा इसकी वर्किंग समझते हैं। अगर इस वाले पहले यहाँ इस वाले पार्ट से समझना शुरू करते हैं, इनपुट वाले टर्मिनल से। तो इनपुट वाले टर्मिनल पर एक PN जंक्शन बन रहा है और वो PN जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस्ड है। तो PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड में कैसे काम करता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि भैया ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये नेगेटिव है। सेम वही थ्योरी जो हमने पहले समझाई थी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर भागना शुरू करेंगे। और भाई हम ये बात बता चुके हैं कि यहाँ पर डोपिंग लेवल बहुत कम है। डोपिंग लेवल बहुत कम है। डोपिंग लेवल कम है तो उसके कारण से बेटा क्या हो जाएगा, उसके कारण से ये फटाफट है ना, इस वाले रीजन में क्या होगा कि जंक्शन बहुत ज़्यादा है ही नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसको क्या कर देगा, फटाफट क्रॉस कर लेगा। हाँ, कोई बहुत एक आध % इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे बेटा, वो रिकम्बाइन कर जाते हैं किसके साथ, इस वाले रीजन के साथ। अब देखो इस वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए, बेस रीजन में गए और बेस रीजन को नहीं बहुत कम रेजिस्टेंस उसको मिला क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड है, तो उसके कारण से इसको क्रॉस करके चले गए। अब ये जैसे क्रॉस करके गए, अब यहाँ पे जब बात करें तो ये वाला जो जंक्शन है ये आपका रिवर्स जंक्शन है, रिवर्स बायस्ड डायोड बना हुआ है। ये रिवर्स बायस्ड डायोड बना हुआ है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है, खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, और इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो भाई आउटर सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा तो करंट की डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी होगी। और क्योंकि ये करंट कलेक्टर जंक्शन में जा रहा है, इसको कलेक्टर करंट कहा जाएगा, IC कहा जाएगा। तो भैया इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर गए होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि भाई देखो जो एमीटर करंट है वो इधर से आया होगा, बेस करंट जो है वो इधर गया होगा कुछ, और कुछ कलेक्टर करंट इधर चला गया। तो IB, IC और IE, IB माने बेस करंट, IE मानी एमीटर करंट और IC माने कि कलेक्टर करंट। ये बात आ गई। तो अगर मैं यहाँ पे KCL लगाऊं बेटा तो ये बात लिखने में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है कि IE बराबर IB प्लस IC। जो एमीटर करंट होगा वो किसके बराबर होगा, वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर होगा, ये बात होगी। लेकिन अब एक बात ध्यान से रखो कि जो एमीटर IE इज नॉन एज एमीटर करंट, IE इज नॉन एज एमीटर करंट। ये जो एमीटर करंट है ना बेटा आपका, आप ये मानो 95 से, अच्छा एमीटर करंट तो सारा ही है ना, सब कुछ ही है, नहीं टोटल करंट यही है। जो आपका IC है ये कलेक्टर करंट है। ये जो कलेक्टर करंट है आपका, ये कलेक्टर करंट बेटा क्या होगा, दिस इज 95 to 99% ऑफ एमीटर करंट। जो एमीटर करंट है, टोटल करंट तो एमीटर करंट ही है, उसका 95 से 99% तक कौन सा करंट रहता है, वह कलेक्टर करंट रहता है। नेक्स्ट इज IB।
इस IB को बेटा क्या कहा जाता है, इस IB को बेस करंट कहा जाता है। और ये बेस करंट बहुत स्मॉल होगा और इस बेस करंट की वैल्यू बेटा 1 से 5% के बीच में रहती है। किसका 1 से 5%? एमिटर करंट का। तो सवाल यहाँ ये पूछ लिया जाता है, वाई बेस करंट इज सो स्मॉल, वाई बेस करंट इज सो स्मॉल, जो बेस करंट है वो इतना कम क्यों है? तो उसका कारण क्या है कि यार हमने जब डोपिंग लेवल की है ना, इसका जो है बेटा जो डोपिंग लेवल है वो बहुत लो है, डोपिंग लेवल इज वेरी लो, साइज इज वेरी थिन। तो उसके कारण से क्या है कि वहाँ पे चार्ज कैरियर्स की जो मात्रा है वो बहुत कम है ना, कोई 2-4% ही जो है वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होल्स के साथ रिकम्बाइन करके और यहाँ फ्लो कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? फ्लो कर पाएंगे, अदरवाइज वो यहाँ पे आते इस रीजन को क्रॉस करके चले जाते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये जो आपका जो रीजन बना है, यहाँ पे जो 2 जंक्शंस बन रहे हैं वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा क्या ना हो, थ्रेशोल्ड वोल्टेज की आवश्यकता ना हो, अदरवाइज तो हमारा पर्पज ही खत्म हो गया। यहीं सारी एनर्जी तो यहीं पे क्या लग जाएगी, इस जंक्शन को तोड़ने में लग जाएगी। इसलिए इस बेस की जो डोपिंग लेवल है और जो उसका साइज है, दोनों ही चीज़ें बहुत कम रखते हैं, बहुत स्मॉल रखते हैं। तो यहाँ से बात समझ में आ गई कि जो एमिटर करंट है वो इन दोनों का क्या होगा बेटा, इन दोनों का सम होगा। ये बात क्लियर हो रही है, हमें समझ में आ रही है बड़े आराम से। ठीक है बेटा, हम ये भी कह सकते हैं कि भैया जो कलेक्टर करंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, किसके रिस्पेक्ट में? बेस करंट के रिस्पेक्ट में। तो बहुत बार हम ऐसा भी लिख देते हैं कि जो कलेक्टर करंट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एमिटर करंट, हम ऐसा भी लिख देते हैं। जो कलेक्टर करंट है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा किसके बेटा? वो एमिटर करंट के इक्वल होगा कलेक्टर करंट जो है वो। तो ये वर्किंग बिल्कुल इसकी वैसी ही वर्किंग है बेटा जैसे कि क्या है, जैसे कि 2 डायोड की वर्किंग है। ये फॉरवर्ड बायस था और ये वाला रिवर्स बायस था, इस तरह की इसकी वर्किंग है। ठीक है, नोट करो एक बार जल्दी से, ये सारा नोट कर लो।